दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है प्यार का एहसास। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी में मैं करवटें बदल बदल कर थक गई तो उठकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। वहीं पर सोचा कुछ टाइम पास कर लूं। अचानक मेरी दृष्टि मैसेज रिक्वेस्ट पर चली गई। किसी अनजान का है। देखने के लिए मैंने क्लिक किया। लिखा था, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आप राखी पाठक हैं ना? आपकी प्रोफाइल फ़ोटो देखकर कुछ कुछ चेहरा पहचान में आ रहा है। वही जो 40 साल पहले मुंबई में रहती थी। आपकी बहन का नाम गायत्री था और भाई का नाम गौरव। मैं शिवम मिश्रा हूँ, आपके पिताजी के मित्र का बेटा। यदि आपको याद हो तो मैं एक बार अपने माता पिता के साथ आपके घर आया था बम्बई में, और हम साथ साथ मुंबई में घूमने भी गए थे। मेरी प्रार्थना है कि यदि आप मुझे पहचान गई हैं तो मुझे जवाब अवश्य दीजिएगा। अरे, यह तो शिवम है। मेरी जैसे हल्की सी चीख निकल गई। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। अकारण मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो या फिर मेरी चोरी पकड़ी गई हो। देखा, पति गहरी नींद में सो रहे थे। तब मैं थोड़ी सी आश्वस्त हुई। मेरे नाम के साथ मेरा सरनेम विवाह के बाद बदलकर राजपूत लिखा था। उसके बाद भी वह मुझे पहचान गया था। उसके नाम पर मेरी दृष्टि जैसे जम सी गई। जवाब देने के लिए जैसे ही एक्सेप्ट पर क्लिक करने लगी, मन के अंदर से आवाज़ आई, सोच लो पहले, क्या ठीक रहेगा उससे मेल जोल बढ़ाना? उसका नाम देखकर तो तुम्हें इतना अपराध बोध हो रहा है। उससे संपर्क रखने के बाद क्या होगा तुम्हारा? पहले से ही सोच लो। और फिर तुम्हारी एक सुखी गृहस्थी है, वह भी शायद इसी स्थिति से गुजर रहा होगा। कोई फ़ायदा नहीं है दोबारा अतीत की गहराइयों में गोते लगाने से। विवाह के बाद यह रिश्ता, मानसिक उलझन को क्यों न्योता देना? मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई और एक अनजान गली में निकल गई। आरंभ से ही मैं दिल और दिमाग के मामले में बहुत ही ज़्यादा संतुलित रही हूँ। मैंने अपनी उंगली क्लिक बटन से परे हटा ली। शायद मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर आकर लेट गई। तुम्हें इतना लंबा चौड़ा परिचय देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई शिवम? क्या तुम मुझे भूल गए क्या? समय की मोटी चादर के ऊपर धूल की इतनी परतें जम जाने के बाद भी तुम्हारा नाम ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे तुम्हारी याद दिलाने के लिए। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हें मेरे प्यार पर कभी विश्वास ही नहीं रहा है। तो क्या टेलीपैथी थी जो रात के 2 बजे उठकर मैं अकारण ही लैपटॉप खोलकर बैठ गई थी? हो सकता है मैं मन ही मन बुदबुदाई। शायद पहले तो नींद शायद आ भी जाती, लेकिन अब तो उसके स्थान पर केवल खुली आँखों के सामने 40 साल पहले के दृश्य एक एक करके घने बादलों में बिजली की तरह बुरी तरह से चमकने लगे। 17 साल की रही होंगी तब मेरे पिताजी के एक मित्र भोपाल से अपने परिवार सहित मुंबई में हमारे घर अपने बेटे शिवम का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने आए हुए थे। उनके 3 बच्चों में 2 बेटियां और थीं। जब तक हॉस्टल में जगह नहीं मिली, वह हमारे घर में ही रहा था। उसके बाद भी जिस दिन भी उसे छुट्टी होती थी, वह हमारे घर ही चला आता था, क्योंकि मुंबई में उसका और कोई रिश्तेदार पहचान वाला नहीं था। वह पहली बार मुंबई आया था, इसलिए मैं, मेरी छोटी बहन और मेरा भाई रोज़ ही कहीं न कहीं उसे घुमाने ले जाते थे। हम सबका साथ उससे बहुत ही अच्छा लगता था। हमें भी
उसके आने से जैसे घूमने का बहाना मिल जाता था। शिवम बहुत ही कम बोलता था, लेकिन कभी कभी खामोशी भी ज़ुबान से अधिक बोल देती है। उसने कब मुझे अपनी आँखों से मूक प्रेम निवेदन कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने भी मौन स्वीकृति देने में बिल्कुल भी देर नहीं की, क्योंकि उसका कम बोलना ही मुझे उसकी ओर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता था। वैसे भी पहले प्यार की अनुभूति, वह भी अल्लड़ उम्र में अद्भुत होती है, जब दोनों मिलकर न तो भविष्य के बारे में कोई सपने देखते हैं और ना कोई योजना बनाते हैं, ना ही किसी बात की चिंता करते हैं, और ना कोई कस्में होती हैं, ना कोई वादे किए जाते हैं। बस ज़रा सा कोई भरपूर नज़रों से देख भर ले या तारीफ़ कर दे तो चेहरा एक अलग सी आभा से जैसे चमकने और दमकने लगता है। दर्पण के सामने घंटों खड़े होकर मैं खुद को निहारती रहती, और वहाँ से मेरा हटने का मन नहीं करता। उसी के साथ हर समय रहने का मन करता था। उसकी छोटी छोटी बातें अर्थपूर्ण लगने लगती हैं, और प्यार के खूबसूरत एहसास के साथ अपने में ही सिमट कर रहने का मन करता है। पूरी फैमिली से मैं लगभग दूर ही रहती अपने ख्यालों में। सारी दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है। आज के विपरीत वह ज़माना ही कुछ ऐसा था कि दिल की बातों को शब्दों का जामा पहनाने में इतना ज़्यादा समय लग जाता था कि शायद परिस्थितियाँ बदल जाती थी और प्रेम अभिव्यक्ति से पहले ही दम तोड़ देता था। शायद कईयों के साथ उस ज़माने में ऐसा ही हुआ होगा। यही मेरे और शिवम के साथ हुआ। उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु का समाचार मिलते ही वह भोपाल चला गया और फिर उसके बाद कभी नहीं लौटा। उस ज़माने में संपर्क करना इतना आसान नहीं था जैसे आजकल है। ना तो मोबाइल और ना ही और कुछ, केवल पत्रों का ही सहारा था। मैंने हिम्मत करके 4-5 पत्र लिखे थे, लेकिन उसने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। उससे संपर्क टूटने का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन करती भी क्या, कुछ नहीं। समय के साथ चुपचाप समझौता करना पड़ा था। आखिर मेरी उम्र ही कितनी थी। चोरी चोरी छुप छुप कर आंसू बहाती रहती थी। माँ ने उदास देखकर 1-2 बार टोका भी तो बनावटी मुस्कुराहट से जवाब देती, कुछ नहीं माँ, बस। समय बीतता गया। शिवम की यादों पर धूल की परतें चढ़ने लगी। धीरे धीरे बारिश के पानी ने जैसे उनको धो पोंछ भी दिया। मेरा विवाह हो गया और 2 बच्चे भी हो गए। अपनी गृहस्थी की उलझनों में व्यस्त रहने के कारण उसका नाम कहीं सुनती तो उसका धुंधला सा चेहरा जैसे आँखों के सामने आ जाता। इससे अधिक और कुछ नहीं। और आज ये उसका फेसबुक पर अप्रत्याशित संदेश। उसने तो मेरे पूरे अस्तित्व को ही जैसे हिलाकर रख दिया था। पूरे बदन में जैसे बिजली सी कौन गई हो। इसी को तो पहले प्यार की अनुभूति कहते हैं शायद, जो उम्र के इस पड़ाव में भी बिल्कुल नहीं बदली है। मैं जैसे मन ही मन उसका इंतज़ार करती रही। पूरी रात आंखों में ही कट गई। सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने अपने विचारों पर झटके से विराम लगाया और उठकर मुंह हाथ धोकर सुबह टहलने के लिए निकल गई। लौटकर थकान और रात भर न सोने के कारण सोफे पर ही अधलेटी होकर गहरी निद्रा की गोद में चली गई। मुझे वहीं पे नींद आ गई और तब जागी जब पति ने आकर उठाया और कहा, यहाँ कैसे सो गई तुम, उठो, 9 बज गए हैं। मैं हड़बड़ा कर उठी और रात की घटना याद करके ऐसे लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। शिवम के संदेश ने मेरे मन में पूरी तरह हलचल तो मचा दी थी, लेकिन मैं फिर भी
अपने निर्णय पर अडिग रहकर उसके संदेश का उत्तर नहीं देना चाहती थी। यह क्या, 4 दिन बाद ही फिर वही संदेश। इस बार मेरा मन आखिर डोल गया और मैंने अपने मन को समझाया, अरे बात करने में हर्जी क्या है, देखूं तो सही वह कहना क्या चाहता है, शायद कोई बात हो। इतने सालों बाद उसके संदेश को देखकर मेरा मन आखिर हिल ही गया। मैं जानना चाहती थी कि इतने सालों बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। मैंने एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया और जवाब में थोड़ा बनावटी रोष दिखाते हुए लिखा, हाँ तुमने सही पहचाना, मैं राखी पाठक ही हूँ। इतने सालों बाद तुम्हें कैसे मेरी याद आई? याद तो उसकी आती है जिसे भूला गया हो। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था, उसने बड़ी ही सादगी से जवाब लिखा। यह अप्रत्याशित उत्तर सुनकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करके मैंने उसी अंदाज में फिर उससे पूछा, फिर मेरे पत्रों का तुमने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया था? मैंने लिखे तो थे तुम्हें 2-3 पत्र। पिताजी के देहांत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। माँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, बहनें भी बहुत छोटी थी, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। जीवन को एक नए सिरे से जीना था। पिताजी के रिक्त स्थान पर मुझे मेरी योग्यता अनुसार नौकरी तो मिल गई, लेकिन वेतन इतना कम मिलता था कि घर का खर्चा बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था। बेहद कठिन दिन थे वे। उस समय इतनी उलझनों के बीच तुम्हारे पत्रों की भाषा समझने वाला मेरा कोमल दिल पाषाण की तरह बिल्कुल कठोर हो गया था और सब कुछ बिल्कुल बेमानी लगने लगा था। उफ, इतनी तकलीफ़ें झेली हैं तुमने, मुझे बताते तो सही। मैंने उदास होकर मन से उत्तर दिया तो उसने बीच में ही बात काट कर लिखा, क्या फ़ायदा होता, तुम्हें भी तो दुख ही पहुँचता जब पूरा भविष्य ही अंधकार में लग रहा था। तब अपनी खुशी के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था और मेरे ऊपर तो मेरी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी थी। लेकिन 2 साल बाद मैं ऑफिस के काम से मुंबई गया था और मैं तब तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तब तक तुम लोग वहाँ से जा चुके थे और तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। उसके बाद कैसे संपर्क करता तुमसे? काश उस ज़माने में भी मोबाइल होता तो कितना अच्छा होता, कम से कम आपस में बात तो कर सकते। हाँ, पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था, मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा। और तुम कैसी हो? ठीक हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। मेरा मन अजीब सी उदासी से जैसे घिर गया था, इसलिए मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया और ऑफलाइन हो गई। उसकी सारी बातें सुनकर मेरा मन बहुत उदास हो गया था, आंखों में आंसू छलछला आए थे। सोचने लगी, तकदीर भी क्या क्या रंग दिखाती है। कोई भी घटना ऐसे लगा जैसे अकारण नहीं घटती है। शिवम मेरी फ्रेंड लिस्ट में स्थान ले चुका था। 3-4 बार की चैटिंग से ही हमने एक दूसरे के परिवार के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। उसकी 2 बेटियां ही थी, पत्नी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मेरा स्थान उसके जीवन में हमेशा से ही रिक्त ही रहा। यही मेरे साथ भी हुआ था। 2 बच्चे तो थे, लेकिन उसका स्थान बिल्कुल खाली था। पति के नीरस स्वभाव के कारण दिल का कोना हमेशा खाली ही रहा। एक दिन उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा। पहले तो मैंने कई बार टाला, लेकिन उसके बार बार आग्रह करने से और पुराने ज़माने के विपरीत आधुनिक पुरुष स्त्री के बीच दोस्ती के संबंध वाली सोच को ध्यान में रखकर मैं दुस्साहसी बनने पर मजबूर हो गई और मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। इतने वर्षों बाद जब उसकी आवाज़ मैंने फ़ोन पर सुनी तो लगा कि मूक प्रेम निवेदन फिर से मुखरित हो गया था। उसने पहली बार
अपने प्यार को शब्दों का जामा पहनाया। मैं निशब्द होकर उसकी बातें केवल सुनती रही। उसने मुंबई में मेरे साथ रहते हुए क्या क्या अनुभव किया था, सब कुछ मुझे बताया। फिर मैंने भी उसके प्रति अपनी चाहत का इजहार कर लिया। समय के अंतराल में अल्लड़ प्रेम की नदी ने परिपक्व दोस्ती के समुद्र का रूप आखिर ले लिया, जिसमें ठहराव था और गहराई थी। इसका पूरा श्रेय शिवम को जाता है, जिसने मेरे पूरे अस्तित्व को ही अपने में समेट लिया था और संभाल लिया था। उम्र के इस पड़ाव में जब मैं वैवाहिक जीवन के कर्तव्यों का बोझ ढोते ढोते जैसे थक सी गई थी, शरीर में शिथिलता आने के कारण जीवन खालीपन और नीरसता से व्याप्त हो गया था। वह शिवम की बातों से सरसता, नई ऊर्जा और उमंग से सराबोर हो गया था। मैं फिर से खुश रहने लगी थी। जब कभी वह कहता, राखी तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, या मेरी फ़ोटो देखकर कहता, आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत लगती हो, तो मुझे अपने पर गर्व होने लगता। यह सोचकर कि आज भी मैं किसी की यादों में बसी हूँ, मुझे अपना पूरा का पूरा अस्तित्व ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण लगने लगता। हम दोनों ने ही एक दूसरे को देखने की स्वाभाविक इच्छा प्रकट की, तो मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने कह दिया, मैं कभी इंदौर किसी काम से आया तो वहाँ तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। मेरे एक दो दूर के रिश्तेदार वहीं इंदौर में रहते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह वाली कहावत आखिर चरितार्थ हो ही गई, और वह वक्त भी आ ही गया जब किसी विवाह समारोह में आने का निमंत्रण मिलने पर वह इंदौर आया। वह समय निकालकर मेरे घर भी अपनी पत्नी के साथ आया। मेरे पति घर में ही थे और हमने आपस में 2 घंटे बिताए। 2 घंटे हमने एक साथ बिताए। हमारे लिए कितना कठिन था एक दूसरे के सामने रहकर और औपचारिकता का नाटक करना। मैंने देखा बाहरी आवरण में तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था, लेकिन उसकी बोलती आँखें जैसे अभी भी 40 साल पहले की तरह मूक प्रेम निवेदन कर रही थी। दोनों के हाव भाव से लगा ही नहीं कि हम साल भर से लगातार संपर्क में हैं और हमारे मन के अंदर कितनी हलचल मची हुई है। अभी तक तो सुना था कि जब 2 लोग एक दूसरे को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उन्हें आपस में मिलाने में जुट जाती है, लेकिन अब यह अनुभव कर रही थी। पर क्या लाभ ऐसे मिलने का, परिस्थितियां तो पूरी की पूरी बदल गई हैं। विवाह के बाद ऐसे रिश्ते अनैतिक माने जाते हैं, लेकिन विवाह तो एक समझौता होता है। प्यार का एहसास तो इस रिश्ते से बहुत परे होता है। फिर इसको समाज ने अनैतिकता के दायरे में क्यों कैद रखा है? शरीर कैद हो सकता है, लेकिन एहसास के 2 पंख होते हैं। वह तो कभी भी आज़ाद होकर खुले आसमान में जैसे विचरण करने लगता है। मैं मन ही मन ये बुदबुदाई और शायद खुद को आश्वस्त करने लगी। वैसे भी मैं आरंभ से ही खुले विचारों की रही हूँ। पति परमेश्वर वाली मानसिक संकीर्णता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शिवम ने मेरी इस सोच को और भी हवा दे दी थी। वह चला तो गया, लेकिन अपने पीछे एक एहसास छोड़ गया जो किसी भी रिश्ते का मोहताज नहीं है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम दोनों के बीच की दूरियां अर्थहीन हो गई थी। वैसे भी मशहूर गीतकार गुलजार ने प्यार की परिभाषा को अपने एक गीत में बहुत ही भावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त किया है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, उसे कोई नाम न दो। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
और कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।